हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को बाई प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है ना। बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट के साथ ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो जाता है और जिसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट के कंपेयर में क्या होती है, काफ़ी कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो इसके कौन कौन से क्या मेथड हैं जिसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करें। हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं बाई प्रोडक्ट, क्योंकि एक टाइप से ये भी प्रोडक्ट है, एक टाइप से कंपनी की या बिजनेसमैन की एक टाइप से क्या होगी, यदि इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इनकम होगी ना, ठीक है, और इस पर भी एक्सपेंडिचर होंगे। तो क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, यहाँ पर मेरे चार मेथड लिए हैं तो जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट विच आर एज फॉलो, जो इस टाइप से है। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो डिस्कस करूँगी। वेयर बाई प्रोडक्ट आर ऑफ स्मॉल वैल्यू, यदि ऐसा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के कंपेयर में बाई प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, बाई प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। ठीक है, इन सच ए केस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू अपोर्शन एनी पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट टू बाई प्रोडक्ट। कहते हैं यदि उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी कम है, समझो तो मेन प्रोडक्ट है और जो उसके एक यूनिट 5000 का है और बाई प्रोडक्ट 50 रुपये का बिकता है, तो इसलिए ये वहाँ उस केस में जो हमारी दूसरी कॉस्ट नहीं होती, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी सारी ओवरहेड कॉस्ट डाली होती है हमने डेबिट साइड, उसको उस कॉस्ट का कुछ पार्ट हमने बाई प्रोडक्ट में डालना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है ना। तो इसका मतलब कहने का मतलब है, इस बात का कहने का मतलब जितनी भी कॉस्ट है वो कहाँ डालें, मेन प्रोडक्ट में डालो यदि उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। यदि बाई प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू कम है तो उसकी जो कॉस्ट आई है ना उसको मत डालो, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। द नेट इनकम रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट मे बी ट्रीटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू। वो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉस्ट तो डालनी नहीं, क्योंकि हमें जो भी टोटल कॉस्ट है वो हमने जो मेन प्रोडक्ट में डाल दी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमने कहाँ डाल दी, मेन प्रोडक्ट में डाल दी। बाई प्रोडक्ट को क्या मान लिया, इनकम मान ली, जो भी हमें बाई प्रोडक्ट की सेल से मिलेगा उसको हम कहेंगे इनकम। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कहते हैं इसको ना मिसलिनियस इनकम मान लो। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपको पता है इनकम कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड डालते हैं ना, ऐसे ही इसकी ट्रीटमेंट करनी। इट में बी ट्रीटेड एज मिसलिनियस इनकम, कुछ नहीं करना। बाकी जो मेन प्रोडक्ट है उसको वैसे ही लिखना है, उसके सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोड शीट बनाते हैं सब कुछ करना। बाई प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मान के इसकी जो भी इनकम होती है उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। आपको पता है कि इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, समझ गए। मतलब कहने का मतलब बाई प्रोडक्ट को एक साइड रखो, जो मेन प्रोडक्ट है उसके सारे एक्सपेंडिचर उसी में डाल दो, सब कुछ उसमें कर दो, और बाई प्रोडक्ट जो बच गया उसकी जो भी सेल वैल्यू होती है उसको इनकम ही मान लो, मतलब कि सेल वैल्यू को इनकम मान लो, और इसको कहाँ डाल दो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल दो। ये पहला मेथड कहता है, सीधी बात है ना। पहला इसी का ही एक पार्ट कहता है, यदि वैल्यू छोटी है तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे, इसको सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम मान के, अदर इनकम मान के डाल देंगे। ठीक है, मिसलिनियस इनकम डाल देंगे। और दूसरा, इट में भी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। देखो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जो प्रोसेस अकाउंट अभी हम करके हटे हैं, तो प्रोसेस अकाउंट बनाया ना, हम स्क्रैप की वैल्यू को भी क्रेडिट करते हैं ना, है ना, आपको याद होगा, स्क्रैप की वैल्यू को क्रेडिट करते थे, जो भी मिल गया है ना, कर देते हैं ना। तो ऐसे ही बाई प्रोडक्ट की वैल्यू को भी क्रेडिट कर दो, बस बात खत्म, है ना। यदि बाई प्रोडक्ट से जो भी इनकम होती है उसको सीधे, क्योंकि अपने आप ही वो एडजस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम करना। यदि जैसे स्क्रैप को हम क्रेडिट करते हैं ना उसकी वैल्यू को, ऐसी बाई प्रोडक्ट की सेल से जो भी वैल्यू होती है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्लियर है। या तो फिर क्या करें हम, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दो, या फिर हम किस में कर देते हैं, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में डालते हैं। और ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है, नेक्स्ट है, इन डिटर्मिंग द नेट इनकम फ्रॉम बाई प्रोडक्ट द फ्लोइंग आइटम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। हाँ, कहते हैं कि हम सेल वैल्यू में से ये चीज़ें माइनस कर सकते हैं यदि बाई प्रोडक्ट से एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर इन द सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बाई प्रोडक्ट, मैंने पहले बोला ना कोई भी खर्चे नहीं डालने, यहाँ तक मैंने कहा कोई खर्चे नहीं डाले, सीधे डालो। यदि हमने एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए हैं बाई प्रोडक्ट को सेल बेचने में, है ना, फिर तो उसका तो मेन प्रोडक्ट का कोई भी लिंक नहीं है, तो उसके सारे एक्सपेंसेस में डाल दो, बाई प्रोडक्ट में डाल दो। ठीक है, तो सेल वैल्यू में से माइनस कर दो, एनी कॉस्ट इनकर्ड इन फर्दर प्रोसेसिंग और बाई प्रोडक्ट। यदि उसकी सेलिंग, यदि बाई प्रोडक्ट को बेचते समय जो भी खर्चे हुए हैं तो उसकी सेल वैल्यू में से माइनस कर दो, है ना। और यदि उसको फर्दर प्रोसेसिंग पर खर्चे हुए वो भी माइनस कर दो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मतलब कहने का मतलब है उससे पहले स्टार्टिंग के जो सेलिंग एंड बाकी खर्चों, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनको नहीं माइनस करना, सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो स्पेशली बाई प्रोडक्ट के लिए खर्चे गए हैं और जो उसके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बाई प्रोडक्ट के लिए ही खर्चे गए हैं, बस उनको माइनस करना है। मैं जो ऊपर बात कर रही थी कि उनको माइनस नहीं करना, कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, यदि इसकी वैल्यू बड़ी कम है तो कहते हैं वो रहने दो,
यदि स्पेशली मतलब कहने का मतलब यदि स्पेशली बाई प्रोडक्ट के लिए खर्चे किए हैं ना उसको माइनस करना है, यदि कॉमन खर्चे किए गए हैं उनको माइनस नहीं करना यदि वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट क्या है, कम है। क्लियर है आपको? यदि वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम है, तो उसको टोटल को क्या मान लो, इनकम मान लो। उसमें से सिर्फ माइनस क्या करना, यदि उसको उस स्पेशली बाई प्रोडक्ट के लिए खर्चे किए हैं, ऐसा ना हो कि उसको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पर हम ज़्यादा खर्च कर दें और वैल्यू कम आए, है ना। तो इसलिए उसको माइनस कर दो और उसके एक्स्ट्रा उसको बेचते समय जो भी खर्चा है उसको भी माइनस कर दो, ठीक है। हाँ, जो कॉमन खर्चे उनको उनको सिर्फ कहाँ डाल दो, मेन प्रोडक्ट के खर्चों में डाल दो। मुझे लगता है अब तो क्लियर ही होगा जो इतना बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट है मैंने वेयर बाय प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिडरेबल ग्रेटर वैल्यू। पहले हमने पहला पॉइंट क्या लिया, जब बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए हमने सारे मेन जो इकट्ठा काम किया था ना मेन प्रोडक्ट के साथ उनको सभी मेन प्रोडक्ट में ही डाल दिए सारे खर्चे। यदि तो वैल्यू ज़्यादा है, यदि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है फिर तो बनता ही है ना कि जो क्योंकि हमारे पास मेन प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट है, यदि बाय प्रोडक्ट की भी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग से हम जो खर्चे आ रहे हैं ओवरहेड के खर्चे, सेलिंग जो भी खर्चे हैं स्टार्टिंग इकट्ठे ये भी बाय प्रोडक्ट उसके साथ ही पैदा हुआ ना एक टाइप से, तो जो भी इकट्ठे खर्चे हुए हैं तो उनको आपस में मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में बांट दो। पिछले में क्या कि पहले में क्या किया था, जो जो दोनों के दो इकट्ठे खर्चे थे उस क्योंकि उसकी वैल्यू कम थी बाय प्रोडक्ट की, तो हमने सिर्फ किस में डाला था, मेन प्रोडक्ट में डाला था, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, नहीं डालो, ये उल्ट हो गया। इसमें बाय प्रोडक्ट में हमने खर्चे डालने हैं प्रोपोर्शनलिटी मेन प्रोडक्ट के में, मतलब कि कुछ मतलब कि प्रोपोर्शन कुछ मेन प्रोडक्ट में डाल देना, कुछ बाय प्रोडक्ट में डाल देना। वियर बाय प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिडरेबल सेल वैल्यू, यदि बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है, इट इज़ प्रॉपर टू अपोर्शन ए पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। जॉइंट जो टोटल जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के दोनों पर खर्चे जॉइंट कॉस्ट की है ना, दोनों में बांटो टू बाय प्रोडक्ट। सच अपोर्शन कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डेबिटेड टू बाय प्रोडक्ट अकाउंट। देखो जैसे प्रोडक्ट अकाउंट बनाया, देखो आपको पता ही है वैसे भी बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनेगा ना, तो सारे खर्चे हमेशा डेबिट ही होते हैं और क्रेडिटेड टू। देखो कोई भी प्रोडक्ट अकाउंट है तो उसके जितने भी हमने यहाँ तक किए कोर्स, जितने भी खर्चे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसके जितने भी खर्चे होंगे उसको डेबिट कर दो। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि अब हमने उसके खर्चों में से निकाल के इसमें डाल दिए ना, तो उसको फायदा हो गया ना मेन प्रोडक्ट वाले को। यदि वहाँ पर 1000 रुपये डालना था, उसको पता है मेरे साथ बाय प्रोडक्ट है 400 रुपये उसको चला गया है, तो उससे किसको प्रॉफिट होगा, मेन प्रोडक्ट वालों को प्रॉफिट होगा ना। मेरी बात सारे समझ रहे हैं। यदि मेन प्रोडक्ट को बनाते समय 1000 रुपये खर्चा हुआ और हम कहते हैं चलो बाय प्रोडक्ट में भी 300 रुपये डाल दो, यदि बाय प्रोडक्ट में 300 रुपये डाल दिए तो उसमें कितना रह जाएगा, 700। यदि उसको 700 करना होगा तो उसका मतलब कि मेन प्रोडक्ट में हमने पहले 1000 रुपये को क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था ना। अब उसको कम करना है 300 रुपये, क्योंकि हम बाय प्रोडक्ट में डाले हैं तो 300 रुपये को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक टाइप से उसकी इनकम भी होगी है ना, कि अब उसको 700 रुपये ही खर्चना पड़ेगा, 1000 रुपये नहीं खर्चना पड़ेगा मेन प्रोडक्ट में, और 300 रुपये किस में डाल दिया, बाय प्रोडक्ट के अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। एनी कॉस्ट इंकर्ड इन फर्दर प्रोसेसिंग, और पता ही है आगे तो सेम ही प्रोसेस है, यहाँ तक था जो पिछला का, और इधर पिछले में हमने डाला ही नहीं था क्योंकि वैल्यू कम थी, इसमें हमने डाल दिया किसमें, बाय प्रोडक्ट में खर्चे। अब अगले फर्दर प्रोसेसिंग वाली तो सीधी बात है, बाय प्रोडक्ट में खर्चे होने ही होने हैं, डेबिट करने हैं। एनी कॉस्ट इंकर्ड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डेबिटेड टू बाय प्रोडक्ट अकाउंट, है ना। जो स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए है ना, जब तक तो कॉमन थे, तो हम कॉमन की बात कर रहे थे, तो स्पेशली पिछले में भी डाले गए थे और इसमें भी डालेंगे। द बाय प्रोडक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द सेल वैल्यू, बाय प्रोडक्ट अकाउंट को ऐसी सीधी बात है, सेल वैल्यू को हमेशा ही क्रेडिट करते हैं। एंड एनी प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट अराइज होगा इस अकाउंट से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। हम ऐसे ही करते हैं, बस दोनों का मैं कंपेयर करता हूँ। जो पिछला हमारा था मेथड उसमें वैल्यू कम थी, दो टाइप के खर्चे हमने बोलते हैं कि बाय प्रोडक्ट मतलब कि जो कॉमन खर्चे थे पहले में तो डाले ही नहीं, सिर्फ फर्दर वाले डाले थे, और इसमें फर्दर वाले तो डालने ही डालने ना बाय प्रोडक्ट में, बल्कि जो दोनों के बीच में कॉमन खर्चे थे वो भी डाले, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी, बाय प्रोडक्ट की। कहते तुम भी शेयर करो ना, तुम भी कमा ही रहे हो है ना प्रोडक्ट में, तो तुम भी शेयर करो, ठीक है। द अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉय कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द 4 मेथड इन, क्या कैसे हम बांटे, मतलब किस में बांटना है कॉस्ट, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में कैसे बांटे, सेल वैल्यू मेथड कि जैसे कि मेन प्रोडक्ट की से जैसे दूसरे एक यूनिट ले लिया, मेन प्रोडक्ट का भी बाय प्रोडक्ट का भी, और दोनों की जो सेल वैल्यू होती है ना, उसकी रेशो निकाल ली, उस हिसाब से उनकी कॉस्ट को इन दोनों में बांट दिया। क्लियर है, पहला मेथड ये हो गया। फिजिकल यूनिट मेथड मतलब कि यदि उतने ही मटेरियल में समझो ना, उसके मेन प्रोडक्ट के 500 यूनिट बने, इसके 300 यूनिट बने, है ना। मेन प्रोडक्ट के कितने, जैसे जनवरी महीने में मेन प्रोडक्ट के 500 यूनिट बने, इसके 300 यूनिट बने
फिजिकल यूनिट मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम इस रेशो के हिसाब से खर्चे बांट देंगे। 5:3 रेशो बनेगी, तो इनको खर्चों को इस रेशो के बाद से हिसाब बांट देंगे, किसमें, मेन प्रोडक्ट में और बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट मेथड कहता है कि हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट है ना, और जितने भी खर्चे होंगे डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करके, पर यूनिट निकाल के एवरेज कॉस्ट मेथड के या टोटल कॉस्ट का डाल देंगे, ठीक है, एवरेज करके देना है। सर्वे मेथड मतलब मार्केट में सर्वे किया कि यदि सर्वे मेथड की मतलब कि ये तो ना एक्सपीरियंस की बेस पर, कोई मेथड नहीं, बेसिक मेथड नहीं, बस एक्सपेक्टेशन के थ्रू या फिर जैसे कहते हैं थियोरेटिकली बेस पर इसमें आपस में खर्चे बांट दिए, ठीक है। ये था कि बस दोनों ही मेथड में क्या फ़र्क था कि एक्स्ट्रा खर्चे जो बाय प्रोडक्ट को बेचने के लिए खर्चे गए हैं या बाय प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खर्चे गए हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट के अकाउंट में खर्चे डेबिट होने ही होने हैं दोनों ही केसेस में। मैं उन खर्चों की बात कर रही हूँ जो दोनों के बीच में कॉमन थे। पहले वाले मेथड में क्या था, वैल्यू कम थी, इसलिए जो कॉमन खर्चे सारे किस में डाल दिए थे, मेन प्रोडक्ट में डाल दिए थे। दूसरे मेथड में क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में जो कॉमन खर्चे थे वो आपस में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। किस बेस पर डिवाइड कर दिए गए, कहते हैं ये हमारे पास 4 मेथड थे, इस बेस पर बनाने, क्योंकि सेल वैल्यू कितनी है बाय प्रोडक्ट की और मेन प्रोडक्ट की, उसकी रेशो निकाली, उस हिसाब से बांट दिए। फिजिकल यूनिट, उसके कितने यूनिट पैदा हुए, उसके कितने यूनिट पैदा हुए, समझो, इसके 500 इसके 200, उस रेशो के हिसाब से जो कॉमन खर्चों को बांट दिया। और एवरेज कॉस्ट मेथड के सर्वे कॉस्ट के मेथड के हिसाब से बांट दिया। मुझे लगता है क्लियर होगा। 2 ही मेथड करती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।